चलिए, तो आज हम छत्तीसगढ़ के एक महत्वपूर्ण जिले के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिएगा, हम ये कह सकें कि छत्तीसगढ़ के सबसे नए जिलों में, ठीक है, मतलब सबसे न्यूली डिस्ट्रिक्ट की जब बात की जाती है तो इसमें ये सेकंड न्यूली डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिएगा। सबसे पहले जो है हमारा अगर पूरा जिला बना है, ठीक है, तो हम इस जिलों के क्रम को, चीजों को थोड़ा सा याद रखते हैं। सबसे पहले जो जिला बना है वो है मानपुर। देखिए, मानपुर मोहला जो है इसका नंबर है 29। ठीक है, मानपुर मोहला 29 है। इसके बाद नाम आता है सारंगढ़ का, ये आपका 30। ठीक है, इसके बाद आता है आपका खैरागढ़ 31। इसके बाद आता है आपका एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी। ठीक है, एमसीबी, और ये है आपका 32। और इसके बाद आता है आपका शक्ति 33। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो जिला है, ठीक है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो जिला है वो छत्तीसगढ़ का, ठीक है, कौन से क्रम का जिला है? 30वें क्रम का जिला है। ठीक है, 30वें क्रम का जिला है, ध्यान रखिएगा। अब इसी के बाद देखिएगा, जब हम सारंगढ़ बिलाईगढ़ की बात करते हैं तो सारंगढ़ का जो स्थापना हुआ है या सारंगढ़ का जो गठन हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, ये कब हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, 3 सितंबर 2022 को ये अस्तित्व में आया है। ठीक है, 3 सितंबर 2022 को जो है ये अस्तित्व में आया, जिसका फॉर्मेशन हुआ है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो है, इसके बारे में हम 3 मुख्य बातों पर डिस्कस करेंगे। जैसे इसकी ऐतिहासिक स्थिति क्या है, ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो क्या है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम बात करेंगे इसकी प्रशासनिक स्थिति की। प्रशासनिक स्थिति की, इसे कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे इसकी भौगोलिक स्थिति की। जियोग्राफिकल स्टेटस। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे इसके आर्थिक व सामाजिक स्थिति की। आर्थिक और सामाजिक स्थिति की, जिसके बारे में हम बात करेंगे इसका इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है या फिर इसका सोशल स्टेटस क्या है इसके आधार पर। ठीक है, और अंत में हम बात करेंगे इसके पर्यटन क्षेत्र की। पर्यटन, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि यहां पर जो है कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस हैं, ठीक है, या इसके संबंधित जो है कोई पुरातात्विक या आर्कियोलॉजिस्ट प्लेस, या फिर कोई नेचुरल प्लेस, या फिर कोई रिलीजियस प्लेस। इसी के अंतर्गत हम इसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो समझिएगा कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ एक जिला है जिसकी स्थापना 3 सितंबर 2022 को किया गया। याद रखिएगा, इसके संबंध में आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत ये कैसे बना है, मतलब अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो इसका स्थापना कैसे हुआ, ये शुरू में इसका इतिहास क्या रहा है। ठीक है, तो हिस्टोरी देखेंगे इसके बारे में, देखिएगा कि इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है, तो समझिएगा इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मुख्य रूप से जो है इसके बारे में कहा जाता है कि अगर हम इसे 2 भागों में बांटकर पढ़ें तो ज्यादा बेहतर हम समझ पाएंगे। देखिएगा, तो इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें प्रारंभिक समय के, यानी हम कह सकते हैं, सबसे पहले याद रखिएगा इसके नामकरण के संबंध में कि इसका नामकरण कैसे हुआ है, यानी इसका नाम सारंगढ़ कैसे पड़ा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका नामकरण जो सारंगढ़ क्षेत्र है, इसमें हमें 3 चीजें मिलती हैं कि जिसके कारण ये कहा जाता है कि इसका नाम जो है सारंगढ़ के नाम से जाना गया है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें सारंग और गढ़, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है आपका
सारंग और दूसरा शब्द है आपका गढ़। ठीक है, सारंग का अर्थ क्या होता है, सारंग किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा हमारे यहाँ सारंग का अर्थ होता है बांस, बैम्बू। ठीक है, तो ये जो बैम्बू है यानी सारंगगढ़ का जो नाम है बांसों के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र में बांसों का जो मात्रा है, क्वांटिटी काफी बड़े मात्रा में है। ठीक है, जिसके कारण हम ये कहते हैं कि बांसों के अधिकता के कारण, बांसों के अधिकता या प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने के कारण इस जगह का नाम क्या पड़ा है, सारंग। ठीक है, और गढ़ का मतलब होता है किला, किलानुमा, यानी बांसों की इतनी अधिकता थी, यहां पर बांस का प्रोडक्शन इतना ज्यादा होता था कि ये बांसों के किले जैसा नजर आता था, जिसके कारण इस जगह को कहा गया है सारंगगढ़। ठीक है, तो पहला तो इसे नामकरण के आधार पर याद रखिए, नामकरण क्यों कहा गया है, तो सारंग का मतलब होता है बांस और गढ़ का मतलब होता है किला या फोर्ट। ठीक है, तो उसके आधार पर जो है ये सारंगगढ़ नाम पड़ा है। ठीक है, और इसके बाद याद रखिएगा अगर हम दो व्यक्तियों का नाम ले, सबसे पहला लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार और दूसरे विनय कुमार पाठक। ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ साहित्य या छत्तीसगढ़ी साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार, याद रखिएगा। ठीक है, तो लोचन प्रसाद पांडे और विनय कुमार पाठक, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने सारंगगढ़ के नामकरण होने का जो है एक कारण बताया है, जिसमें लोचन प्रसाद पांडे ने बताया कि यहां जो है चीमे मृग, चीमे एक मृग का नाम है, याद रखिएगा, मृग मतलब आपका डियर। ठीक है, तो हिरण जो है यहां पर ज्यादातर इस मात्रा में हिरण पाए जाते हैं, इस कारण इस जगह को कहा गया चीमे मृग। ठीक है, तो चीमे मृग के कारण जो है इसे सारंग कहा गया, सारंगगढ़। ठीक है, दूसरा विनय कुमार पाठक का कहना है कि यहां पर सारंग पक्षी अत्यधिक मात्रा में पाए जाते थे, सारंग पक्षी, सारंग बर्ड जो है यहां पर अधिक मात्रा पाया था, जिसके कारण इस जगह का नाम रखा गया है सारंगगढ़। ठीक है, तो ये तीन कारण याद रखिएगा नामकरण का। पहला सारंग बांस की अधिकता होने के कारण, बांस की मात्रा। ठीक है, उसके अलावा दूसरा है लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार चिमे मृग, चिमे मृग याद रखिएगा हिरण को कहा जाता है, हिरण की अधिकता होने के कारण इस जगह का नाम दिया गया। तीसरा याद रखिएगा विनय कुमार पाठक के अनुसार जो है सारंग पक्षी के आधार पर इसे कहा गया है। ठीक है, ये तीन नाम नामकरण के आधार पर याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद जो है हमारे सामने आता है कि इस सारंगगढ़ के बारे में क्या क्या जानकारी मिलता है ऐतिहासिक रूप से। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो सारंगगढ़ था पहले, ठीक है, रियासत काल में या रियासत का जब समय चल रहा था, प्रिंसली स्टेट का जब समय चल रहा था, तो इस समय की जो स्थिति थी याद रखिएगा, जिसमें सारंगगढ़ रतनपुर रियासत के अंडर हुआ करता था। यानी सारंगगढ़ किसके अधीन था, रतनपुर के अधीन था। तो सबसे पहले जो है सारंगगढ़ जो क्षेत्र है आपका, वो पहले रतनपुर रियासत के अंतर्गत आता था, रतनपुर के अंडर हुआ करता था। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद याद रखिएगा ये संबलपुर के क्षेत्र में आने लगा, संबलपुर क्षेत्र में। ठीक है, तो ये पहला शुरुआती समय जो था, ठीक है, जिसके बारे में जानकारी मिलती है कि यह पहले जो है सारंगगढ़ जो है रतनपुर के क्षेत्र में आता था, और रतनपुर के जो शासक थे याद रखिएगा यहां पर रतनपुर के शासक जिसका नाम था नरहर सिंह, नरहर सिंह। ठीक है, ये रतनपुर के शासक हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने नरेंद्र साय को सारंगगढ़ क्षेत्र का 84 गांव परगना के तौर पर दे दिया। ठीक है, समझिएगा इस बात को कि रतनपुर के शासक इस समय कौन थे, नरहर सिंह। ठीक है, इन्होंने क्या किया, नरेंद्र साय जो कि एक सामान्य व्यक्ति थे इस संबंध में, ठीक है, एक तरीके से जो है उन्हें सारंगगढ़ के क्षेत्र के 84 गांव दिए गए परगना के तौर पर। परगना क्या होता है, सामान्य तौर पर जैसे हम आज वर्तमान में जिला, जनपद इस प्रकार की बात करते हैं, उस समय जो है परगना चला करता था। ठीक है, तो उस समय इतने
परगना के अंतर्गत जो है 84 गांव हुआ करते थे, और 84 गांव का जो क्षेत्र था वो सौंप दिया किसको, नरेंद्र साय को। ठीक है, नरेंद्र साय जो है ये पहुंचते हैं कहां पर, गाताडी, सारंगढ़ का एक क्षेत्र है, याद रखिए गाताडी। ठीक है, नरेंद्र साय इस क्षेत्र के लिए जो है कहा जाते हैं, गाताडी। ठीक है, गाताडी पहुंचते हैं और गाताडी से जो है इस जगह को जो है रूल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 84 गांव के अंतर्गत गाताडी से जो है रूल करते हैं किसको, 84 गांव को, 84 विलेज को। ठीक है, अब यहां से जो है ये जमींदार बनते हैं, कौन, नरेंद्र साय। ठीक है, नरेंद्र साय को जमींदार बना दिया जाता है, और जमींदार बनने के साथ जो है इसने सारंगढ़ नगर बसाया था। तो यहां से सबसे पहली बात आती है कि सारंगढ़ को बसाया किसने था। ठीक है, तो बसाया था नरेंद्र साय ने। ठीक है, यानी सारंगढ़ को बसाने वाला व्यक्ति का नाम है नरेंद्र साय, याद रखिएगा। अब नरेंद्र साय जो है इस क्षेत्र में, याद रखिएगा, इस क्षेत्र में एक जमींदार के तौर पर कार्य करने लगते हैं। ठीक है, और इस क्षेत्र के अंतर्गत जो जमींदारी होती है, जिसमें इससे संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो नरेंद्र साय देखता था। ठीक है, नरेंद्र साय के आधार पर, और नरेंद्र साय जो है याद रखिएगा गोंडवंशी रहे हैं। ठीक है, गोंडवंशी रहे हैं। ठीक है, तो इनके संबंध में कहा जाता है कि नरेंद्र सिंह ने जो अपना प्रशासन स्टार्ट किया इस क्षेत्र में, या शासन की स्थिति मजबूत की इस क्षेत्र में, उसके आधार पर आगे चलकर जो है यही शासक बनते हैं नरेंद्र साय। ठीक है, मतलब पहले तो जमींदार होते हैं, जमींदार के बाद जो है ये शासक का कार्य करना चालू करते हैं। ठीक है, तो उस आधार पर कहा जाता है कि सारंगढ़ के क्षेत्र में सबसे प्रारंभिक समय या सबसे ज्यादा जो है जिसने सारंगढ़ को बसाया है वो नरेंद्र साय है। ठीक है, आगे देखिएगा इसके संबंध में और क्या क्या बातें हमारे सामने आती हैं। ठीक है, तो देखिए पहले तो याद रखिएगा ये रतनपुर के अंतर्गत आता था, उसके बाद कुछ समय के लिए जो है ये संबलपुर के अंतर्गत आया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि पहले ये रतनपुर रियासत के अंतर्गत और फिर उसके बाद संबलपुर के अंतर्गत इसका कुछ हिस्सा आता था। ठीक है, रतनपुर के शासक ने जो है इसे नरेंद्र साय को, ठीक है, वहां की दीवानी दे दी, जमींदार बना दिया। ठीक है, और अंत में याद रखिएगा सारंगढ़ को बसाया किसने, नरेंद्र साय ने। ठीक है, अब यहाँ के जमींदार बन गए। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इस क्षेत्र के अंतर्गत सारंगढ़ के अंतर्गत डोंगरी पाली, ठीक है, जगह का नाम याद रखिएगा डोंगरी पाली। ठीक है, डोंगरी पाली, और उसके अलावा जो है आपका सरिया, बरमकेला क्षेत्र को शामिल किया गया। यानी सबसे पहले जो है सारंगढ़ के अंतर्गत जैसे जमींदारी उनकी मजबूत हुई, उसके बाद जो है बरमकेला, डोंगरीपाली और सरिया नामक क्षेत्र को शामिल कर दिया गया, सारंगढ़ के अंतर्गत किया गया। ठीक है, और उसके बाद जो है इस क्षेत्र से इस क्षेत्र के बाद जो है यहाँ के शासक बने, याद रखिएगा, कल्याण साय। ठीक है, कल्याण साय, और इनको यहां राजा घोषित कर दिया गया। इसके बाद जो है इनको कल्याण साय जो शासक बने उनको राजा घोषित कर दिया गया, किसके द्वारा, मराठाओं के द्वारा। ठीक है, जब मराठा इस क्षेत्र को जीते हैं, ये समय है आपका 1736 से 1777 के बीच में। कल्याण साय शासन करते हैं सारंगढ़ के क्षेत्र में, और इनको राजा यानी किंग बना दिया था इस क्षेत्र का। देखिए ओवरऑल अगर आप इस वंश को देखेंगे ना, तो इस वंश में राजा बनने के आधार पर ये राजा जो कहलाते हैं, उससे पहले ये दीवान होते हैं, उसके बाद जमींदार बनते हैं, जमींदार के बाद शासक बनते हैं उस जगह का, और उसके बाद राजा बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, शासक बोलने का मतलब यहाँ पर याद रखिएगा, शासक का मतलब राजा नहीं होता। शासक का मतलब होता है कि हम किसी और के जो नियम कानून है उसको यहाँ पर लागू करा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर शासक हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद राजा जब किंग बनते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कल्याण साय जो है, और ध्यान रखिएगा कल्याण साय जो है यहाँ का शासक होता है। ठीक है, अब मराठाओं के द्वारा कौन, तो यहाँ पर रघु जी के द्वारा
रघुजी भोसले के द्वारा जो है इनको शासक की या राजा की जो है उपाधि दी जाती है कल्याण साय को। ठीक है, 1736 यानी 1736 टू 1777 के समय जो है ये घटना होती है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा, इनके बाद एक राजा आते हैं, राजा जवाहर। इनको बहादुर की उपाधि दी जाती है, बहादुर कहा जाता है। ठीक है, यानी इनको बहादुर की उपाधि दी जाती है और कारण था कि इन्होंने इस क्षेत्र में जो अशांति विद्रोह हो रहा था, ठीक है, उसको दबा दिया था। यानी उस समय की बात है जब राजाओं के विरुद्ध में जनता आ जाती थी। ठीक है, उस क्षेत्र में जनता काफी बार उग्रवादी हो जाती थी, तो ऐसे में राजा जवाहर ने क्या किया था, जहां पर अशांति हो रही थी उसे समाप्त किया था। ठीक है, इसलिए जो है राजा जवाहर के संबंध में एक बात कही जाती है कि उनको बहादुर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद जो है उसके कुछ मुख्य शासक आए इस समय में। कौन कौन से मुख्य शासक थे, तो याद रखिएगा मुख्य शासकों में 3 से 4 मुख्य शासकों का नाम याद रखना है आपको। इस क्षेत्र में कौन कौन शासक रहे हैं, तो सबसे पहला रहा है आपका प्रमुख शासक। ठीक है, जिसमें नाम आता है कल्याण साय का, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि राजा की उपाधि मिली इसको, ये राजा की पदवी दे दी गई। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका विश्वनाथ सिंह। ठीक है, विश्वनाथ सिंह, याद रखिएगा विश्वनाथ सिंह के बारे में जब भी बात की जाती है आप विश्वनाथ साय कर लीजिएगा। ठीक है, साय थे, कल्याण साय, विश्वनाथ साय। ठीक है, विश्वनाथ साय। देखिए इनका इंपॉर्टेंस क्या है, तो याद रखिएगा इसके समय में क्या होता है, पहले तो ये संभलपुर के शासक को सपोर्ट विश्वनाथ साय क्या करते हैं, संबलपुर के शासक को सहयोग देते हैं, सपोर्ट करते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ये संबलपुर के शासक जिनका नाम था जैत सिंह। ठीक है, जैत सिंह, जैत सिंह को सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करने के कारण जो है इन्होंने, जैत सिंह ने क्या किया था, तो इसके लिए जो है इनको सरिया परगना गिफ्ट दे दिया था, बोला कि जाओ सरिया परगना आप रख लो। ठीक है, तो याद रखिएगा जैत सिंह ने सरिया परगना भेंट कर दी थी किसको, विश्वनाथ सिंह को। सरिया परगना, सरिया क्षेत्र आपने सुना होगा, सारंगगढ़ क्षेत्र में सरिया क्षेत्र आता है। ठीक है, तो वो सरिया क्षेत्र जो है विश्वनाथ साय को जो है यहां पर मिला था, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसी के साथ विश्वनाथ साय के समय जो है एक घटना और होती है, याद रखिएगा, जिसमें नाम आता है एक व्यक्ति का, इसका नाम है अलेक्जेंडर इलियट। ये नाम मत भूलिएगा। ठीक है, अलेक्जेंडर इलियट, याद रखिएगा ये समय है आपका 1777 के आसपास का, 1777 टू 78। ठीक है, होता क्या है, इस घटना को याद रखिएगा। तो अलेक्जेंडर इलियट जो होते हैं, ठीक है, इस समय अंग्रेजों का शासन स्टार्ट हो चुका था। अंग्रेज जो है यहां पर शासन करना, भारत में रूल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग थे इस समय। इसने क्या किया था, अलेक्जेंडर इलियट को, ठीक है, नागपुर भेजा था। ठीक है, यानी ऑफिस के काम के लिए। समझिएगा कि इसके संबंध में यह कहा जाता है कि अलेक्जेंडर इलियट को जो है भेजा गया था। ठीक है, किसके लिए, पोस्टल कॉरिडोर के लिए। ठीक है, नागपुर भेजा जा रहा था पोस्टल कॉरिडोर के लिए। ठीक है, पोस्टल कॉरिडोर के काम के लिए भेजा जा रहा था। जब ये सारंगगढ़ पहुंचते हैं, ठीक है, कहां से, बंगाल के क्षेत्र। समझिएगा अलेक्जेंडर इलियट जो है ये बंगाल से निकलते हैं, कहां के लिए, नागपुर क्षेत्र के लिए, लेकिन सारंगगढ़ में जो है ये पोस्टल कॉरिडोर के लिए पहुंचते हैं। और इसी समय जो है ये 23 साल के हैं केवल, याद रखिएगा 23 ईयर
ठीक है। तो अब 23 साल के होने के साथ साथ इनके बारे में एक घटना यहाँ पर घटती है कि सारंगगढ़ में इनकी मृत्यु हो जाती है अचानक से। काम के लिए निकले हैं, काम कर रहे हैं, अंग्रेजों का काम इनका था, ठीक है। और ऐसे में याद रखिएगा इनकी मृत्यु चूंकि बीमारी से हुई थी, ठीक है, किसे डेंगू मलेरिया कहा जा सकता है, ठीक है। तो उस समय जो है ना ये बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती थी। कारण क्या था कि इसका कोई इलाज नहीं था और एक जन से दूसरे को हो रहा है, दूसरे से तीसरे को हो रहा है, ऐसा माना जाता था, ठीक है। तो इनको जो है दफनाने के लिए जगह नहीं दिया जा रहा था। तो सारंगगढ़ के क्षेत्र में इन्हें दफनाने के लिए जगह किसने दिया था? विश्वनाथ साय ने, ठीक है। तो जब ये दयालुता दिखाते हैं कि अंग्रेजों के लिए ये सपोर्ट दिखाते हैं, तो वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, इनको जो है कुछ क्षेत्र दान में दे दिया, ठीक है। बोला कि सारंगगढ़ के क्षेत्र के लिए हम कुछ क्षेत्र और भी आपको देते हैं जहां पर आप शासन करोगे, और साथ ही साथ जो है हाथी, आप एक काम करो, जबकि उस समय ऐसा होता था कि हाथी का प्रयोग बड़े राजा ही कर सकते थे, छोटे राजा नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन इनको जो है इस प्रकार के काम के लिए, इनको अपना क्षेत्र देने के लिए, उनको दफनाने के लिए अपना क्षेत्र दिया गया। और चूंकि उस समय महामारी का इस समय का स्थिति था जिसमें कोई दफनाने के लिए अपना जगह नहीं दे रहा था, तो उस एवज पर जो है इनको हाथी और जो राजकीय पोशाक होते हैं, कपड़े जो राजाओं के पहने जाते हैं, वो सारी चीजें जो है इनको गिफ्ट किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। और कुछ क्षेत्र भी गिफ्ट किया गया था। तो ऐसे में विश्वनाथ साय का जो वैल्यू था वो काफी बढ़ गया था इस समय में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है विश्वनाथ साय के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, याद रखिएगा, संग्राम सिंह, ठीक है, संग्राम साय, याद रखिएगा, राजा संग्राम साय, ठीक है। तीसरे इंपॉर्टेंट शासक हैं संग्राम साय। इनको संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था 1857 में, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया था। अंग्रेज को सपोर्ट किए थे 1857 के रिवॉल्यूशन में, याद रखिएगा, अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे ये, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, एक व्यक्ति है एक व्यक्ति है, याद रखिएगा, कमल सिंह, ठीक है, कमल सिंह। इनको गिरफ्तार करके या बंदी बनाकर जो है अंग्रेजों को सौंप दिया था, ठीक है। कमल सिंह जो कि इस समय जो है विद्रोही नेता था, कहा जाता ये है कि ये नेता हुआ करता था, और इसको जो है गिरफ्तार करके बंदी बनाकर अंग्रेजों को सुपुर्द कर दिया गया था, जिसके कारण, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने जो है काफी कुछ जो है संग्राम साय को भी गिफ्ट किया था इस एवज पर कि 1857 क्रांति के बाद जो है इन्होंने सहायता की है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक है, याद रखिएगा। हालांकि इसमें इतिहास थोड़ा ज्यादा आता है, ठीक है, वरना बाकी जिलों में इतिहास के बारे में इतनी जानकारी नहीं मिलेगा। लेकिन चूंकि इस समय में जो है गौड़ शासक जो है, राजगौड़ जो शासक है, वो लंबे समय से यहाँ पर शासन किए हैं, इसलिए इनकी जानकारी ज्यादा मिलती है, ठीक है। संग्राम साय के बाद याद रखिएगा जवाहर साय, ठीक है। इस समय के बाद वापस मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि जवाहर साय को जो है बहादुर की उपाधि मिली थी 1918 में, याद रखिएगा। ये समय है आपका 1918 के समय ऐसा हुआ था। 1918 के समय जो है इनको बहादुर की उपाधि दी गई थी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इसी क्रम पर जो है एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है राजा नरेश चंद्र सिंह, ठीक है। राजा नरेंद्र चंद्र सिंह, कहा जा सकता है कि ये अंतिम शासक थे इस क्षेत्र के, ठीक है, राजा नरेंद्र चंद्र सिंह। और ध्यान रखिएगा इनके संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा था, याद रखिएगा, ठीक है, राजा, एक मिनट, इसको ऐसा लिखिएगा, राजा नरेश चंद्र सिंह के बारे में, ठीक है, राजा नरेश चंद्र सिंह, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में याद रखिएगा 1 जनवरी 1948, 1948 के भारत संघ के विलय पत्र में
हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, राजा नरेश चंद्र सिंह ने क्या किया था, जब सभी राजा जो है अपने आप में, देखिए इस समय की बात आपको बता देता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है ना 14 रियासतें थी। उन 14 रियासतों में जो है सभी राजा, जब भारत आजाद हो गया 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था कि इस समय ये बात तय की कि सभी राजा जो है अपना राजपाट छोड़ दें, ठीक है, और राजतंत्र व्यवस्था को छोड़ दें। ठीक है, और इसमें होगा क्या, सभी लोकतंत्र व्यवस्था या डेमोक्रेसी पर विश्वास करें। तो डेमोक्रेसी पर विश्वास करने के लिए जो है उनको अपना राजपाट छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में जो है उनको अपना एक साइन करना पड़ेगा कि मैं अब राजतंत्र व्यवस्था को सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं डेमोक्रेसी को सपोर्ट करूंगा। ठीक है, और ऐसे में जो इन्होंने हस्ताक्षर किया, किसने, राजा नरेश चंद्र सिंह ने, और अपना राजपाट छोड़ दिया। ठीक है, यानी किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर जो है, अब ये इस प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर पर जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, तो सीधे तौर पर जो है इसने विलय पत्र या ट्रीटी पे साइन कर दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, अब नरेश चंद्र सिंह के बाद साइन करने के बाद याद रखिएगा कि इस समय जो है इनके बारे में कहा जाता है कि 1967 में 13 दिन के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, एमपी के मुख्यमंत्री थे, याद रखिएगा 13 दिन के मुख्यमंत्री, एमपी के 13 दिन के मुख्यमंत्री। तो नाम मत भूलिएगा, सारंगढ़ के राजा, ठीक है, नरेश चंद्र सिंह, जो कि 1967 में, अगर एग्जैक्ट डेट की बात करेंगे तो 13 मार्च, ठीक है, 13 मार्च 1967 टू 25 मार्च 1967 के मध्य जो है ये बनते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी। ठीक है, इसके बाद जो है अंत में जो है समाज सेवा का काम किया। नरेश चंद्र सिंह ने क्या किया, सोशलिस्ट बन गए इसके बाद, और सोशलिस्ट बनने के बाद याद रखिएगा अंतिम समय में, ठीक है, भारत के क्षेत्र के लिए, ठीक है, अपना जीवन समर्पित किया। और साथ ही साथ याद रखिएगा इनकी पुत्री जो है इनकी पुत्री थी नरेश चंद्र सिंह की पुत्री जो है, जिनका नाम था कमला देवी। दो पुत्रियां थी, ठीक है, एक कमला देवी सिंह और दूसरी थी रजनीगंधा देवी। रजनीगंधा देवी सिंह, ठीक है, और ये काफी लंबे समय तक विधायक रही है, याद रखिएगा, और कैबिनेट भी रही है। और इनकी मां पुष्पा देवी जो है 3 बार सांसद रही हैं। ठीक है, तो ये था इसका इतिहास सारंगढ़ के बारे में। सारंगढ़ को याद रखिएगा, सारंगढ़ के क्षेत्र में ये इतिहास थोड़ा सा याद रखने को है। ठीक है, जिसमें हमें जानना होगा कि छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ जिले में जो है उसका इतिहास क्या दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर राजगोंड वंश का शासन रहा। ठीक है, नरेंद्र साहब पहले व्यक्ति थे, याद रखिए, जिन्होंने सारंगढ़ को बसाया। ठीक है, उसके बाद जो है फिर और भी शासक आए, जिनमें राजा की उपाधि धारण की कल्याण सिंह ने, ठीक है, कल्याण साय ने। उसके बाद जवाहर साय जो को जो है बहादुर की उपाधि दी गई। ठीक है, विश्वनाथ साय को याद रखिएगा, जिन्होंने अलेक्जेंडर इलियट को जो है उनके एक तरीके समाधि के लिए जो है इनको जगह दिया गया है ना। तो ऐसे बहुत सारी बातें आती है। साथ ही साथ राजा नरेश चंद्र सिंह के लिए आपको याद रखना है कि इन्होंने विलय पत्र में हस्ताक्षर किया था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिएगा, इसके बाद हम बात करेंगे जिले के प्रशासनिक स्थिति के बारे में। प्रशासनिक स्थिति, ठीक है, तो प्रशासनिक स्थिति क्या था इस समय का। तो देखिए, सामान्य तौर पर जो है हमें यह पता है कि इस जिले का जो अभी वर्तमान अस्तित्व है, ठीक है, उसके आधार पर अगर हम देखें इस जिले को, तो हमें एक ही चीज समझ में आती है कि यह जो जिला है 2022 से बना है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो जनसंख्या जो है यहाँ पर 8 से 9 लाख की जनसंख्या होती है। ठीक है, जनसंख्या 8 से 9 लाख के लगभग यहाँ की जनसंख्या है। सामान्य तौर पर बात करें, याद रखिएगा कि यहाँ पर इसके आसपास कौन कौन से जिले हैं, यानी सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है। ठीक है, संभाग कौन सा है, तो याद रखिएगा बिलासपुर संभाग का इसका डिवीजन कौन सा रहेगा,
बिलासपुर, ठीक है, सीमावर्ती जिले, यानी ऐसे जिले जो बाउंड्री शेयर करते हो, ठीक है। तो सारंगगढ़ के साथ कौन कौन बाउंड्री शेयर करता है वो देखिएगा, मैप में देखिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो लगभग ये ध्यान रखिएगा 5 जिले हैं इसमें, कौन कौन से देखिएगा। देखिएगा, तो ये है आपका सारंगगढ़, बिलाईगढ़ जिला, ये है आपका शक्ति जिला, ये है आपका रायगढ़ जिला, ठीक है। और इस तरफ है आपका जांजगीर चांपा, ये है आपका बलौदा बाजार, और ये है आपका महासमुंद, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा कि 5 जिले जो हैं, 5 जिले जो हैं इसको टच करता है, ठीक है, सारंगगढ़ को। और राज्य की बात करेंगे तो उड़ीसा राज्य को टच करता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोनों बातें ध्यान रखिएगा, सीमावर्ती जिले 5 जिले हैं और सीमावर्ती राज्य उड़ीसा है एक। अब देखिएगा इसकी तहसील और विकासखंड की बात करें तो इसके जो तहसील है उसकी संख्या है 6, तहसील 6, ठीक है। अभी मैप में समझेंगे कौन कौन सा तहसील है, बस ये याद रखिएगा कि 6 तहसील है इसके अंतर्गत और विकासखंड की संख्या है 3, ठीक है। मुख्य रूप से जो विकासखंड है उसकी संख्या 3 है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत याद रखिएगा विधानसभा सीट, ठीक है, क्षेत्र जो है याद रखिएगा। विधानसभा क्षेत्र की बात करें, इसके अंतर्गत 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, एक आपका सारंगगढ़, दूसरा आपका बिलाईगढ़। सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ 2 विधानसभा क्षेत्र है। सारंगगढ़ की बात करेंगे याद रखिएगा और बिलाईगढ़ की बात करेंगे तो दोनों एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व क्षेत्र है, याद रखिएगा। एससी क्षेत्र के लिए रिजर्व है, ठीक है। और लोकसभा क्षेत्र किसमें आता है तो याद रखिएगा लोकसभा क्षेत्र रायगढ़ के अंतर्गत आता है, जो कि एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, ठीक है, लोकसभा क्षेत्र। अब देखिएगा इस क्षेत्र में आपका राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे, याद रखिएगा, तो राष्ट्रीय राजमार्गों में नेशनल हाईवे एक है आपका 130B और दूसरा है आपका 153, NH 130B और NH 153, ठीक है, 2 राष्ट्रीय राजमार्ग है, याद रखिएगा। तो प्रशासन में इतना ही याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आपके उसको डेमोग्राफी के लिए बता दूं तो रायगढ़ में जो क्षेत्र का डेमोग्राफी है वही सेम डेमोग्राफी आपको यहां पर सुनने को मिलेगा और सेंसस के बाद ज्यादा क्लियरिटी आएगी इसमें, ठीक है। तो यहां पर अभी हम डेमोग्राफी पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। हमारा फोकस रहेगा कि हम इसके बेसिक फैक्ट को अच्छे से याद रख पाए, देखिएगा। तो यहां तक याद रखिएगा। इसके बाद देखिए इसके भौगोलिक एरिया की बात करते हैं, भौगोलिक क्षेत्रफल या भौगोलिक आधार की बात करें, भौगोलिक स्थिति ज्योग्राफिकल स्टेटस में याद रखिएगा इसका जो भौतिक संरचना है, ठीक है, भौतिक संरचना या फिजिकल जो स्ट्रक्चर है ये आता है आपके महानदी बेसिन के अंतर्गत। महानदी बेसिन का क्षेत्र है, महानदी बेसिन के अंतर्गत शामिल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और वही याद रखिएगा
कि महानदी बेसिन के अंतर्गत शामिल होना इसका भौतिक संरचना है, जिसके कारण यहां पर चट्टानें जो पाई जाती हैं या भूगर्भिक संरचना, इसे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसके अंतर्गत आता है आपका कडप्पा चट्टानें, कडप्पा चट्टानें, ठीक है, जिसके कारण यहां पर जो खनिजें पाई जाती है, मिनरल्स पाया जाता है, वो है आपका चूना पत्थर। मुख्य रूप से यहां पर चूना पत्थर पाया जाता है, लाइमस्टोन पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर क्षेत्र की बात करें कहां कहां पर क्या क्या पाया जाता है, तो मुख्य रूप से अगर आप चूना पत्थर की बात करें तो आपका जोगनीपाली, कटंगपाली, सारंगगढ़, ये सभी क्षेत्र हैं। और कुछ क्षेत्रों पर जो है आपको डोलोमाइट भी मिलेगा, डोलोमाइट। तो खनिज के तौर पर जो है चूना पत्थर और डोलोमाइट प्राप्त होता है, याद रखिएगा। मिट्टी की बात करें यहां पर तो याद रखिएगा, यहां पर मुख्य रूप से जो है सॉइल में लाल पीली मिट्टी, रेड येलो सॉइल जो है यहां पर मिलता है, ठीक है। जिसके कारण आपको याद रखना है कि यहां पर जो फसल होती है, अधिकांश फसल होती है वो होती है खाद्यान्न फसल, ठीक है। धान की फसल या धान का क्रॉप मुख्य रूप से होता है पैडी, ठीक है। अब देखिएगा इसके अलावा जो है जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसमें आपको तीन बातें और भी ध्यान रखना है। पहला, जैसे इस क्षेत्र की मुख्य नदी कौन सी है, मुख्य नदी, तो याद रखिएगा सारंगगढ़ के क्षेत्र में आपको तीन नदियां बहते हुए मिलेगी। एक है आपका महानदी क्षेत्र, दूसरा है आपका लात नदी क्षेत्र, ठीक है। पहला है आपका महानदी क्षेत्र, दूसरा है आपका लात नदी क्षेत्र, ठीक है, लात नदी। और इसी के साथ याद रखिएगा इस क्षेत्र में आपको एक नदी और मिलेगी जिसे कहा जाता है घोघरा नदी, घोघरा नदी, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से तीन नदियां यहां पर बहती हैं। चलिए इसके बाद देखिएगा यहां पर के प्रोजेक्ट की बात करें, ठीक है, तो यहां मुख्य परियोजना जो है वो है आपका पुटका नाला परियोजना, पुटका प्रोजेक्ट, और दूसरा है किंकारी, पुटका नाला और किंकारी नाला, ठीक है। ये दो प्रोजेक्ट हैं, याद रखिएगा। पुटका नाला जो बनाया गया है ये आपके सारंगगढ़ क्षेत्र में आता है, पुटका सारंगगढ़ में, और किंकारी नाला जो है आपका बरमकेला के अंतर्गत आता है, ठीक है। और यहीं पर जो है एक नदी बहती है सुरंगी नदी, याद रखिएगा, महानदी की सहायक नदी है लेकिन डायरेक्टली महानदी में नहीं जाती है, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि पुटका नाला और किंकारी नाला जो है सारंगगढ़ और बरमकेला क्षेत्र से, ठीक है, ये मुख्य प्रोजेक्ट है यहाँ के, ठीक है। अब देखिएगा इसके अलावा जो है आपको तीन बातों पर मुख्य फोकस रखना है। एक आपका वाटरफॉल है, ठीक है, तो वाटरफॉल में जो है यहाँ पर चार मुख्य वाटरफॉल है, ठीक है। जलप्रपात, एक है आपका माडुमसिल्ली, वाटरफॉल, दूसरा है आपका खपान, खपान, ठीक है, खपान वाटरफॉल। इसके अलावा जो है आपको मिलेगा यहां पर मकरी, मकरी वाटरफॉल, और एक अंतिम याद रखिएगा जो देवदरहा के नाम से जाना जाता है बरमकेला क्षेत्र में, देवदरहा, बरमकेला एरिया में देवदरहा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सभी जो है इस क्षेत्र की मुख्य भौगोलिक परिस्थितियां हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है जैसे कि भौतिक संरचना क्या है, फिजिकल इसकी स्ट्रक्चर क्या है, चट्टानें कौन सी पाई जाती हैं, खनिज क्या है यहाँ पर, मिट्टी कौन सी मिलती है यहाँ पर, ठीक है, फसल क्या है, और साथ ही साथ जो है प्रोजेक्ट कौन सा है, मुख्य नदी कौन सी है, और जलप्रपात वाटरफॉल कौन कौन से है, ठीक है। अब देखिएगा इसके अलावा जो है पहले मैप में देखते हैं कि इसका मैप कैसा है, ठीक है, मैप का आधार क्या है।
ठीक है, देखिएगा। तो पहले तो जिले देखिएगा, इसके आसपास कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, उत्तर की तरफ जाएंगे तो ये हिस्सा है आपका रायगढ़ का। इस तरफ जाएंगे तो ये हिस्सा है आपका शक्ति, और ये हिस्सा है आपका जांजगीर चांपा का। ये हिस्सा है आपका बलौदाबाजार, और दक्षिण में जो हिस्सा है याद रखिएगा, साउथ में है आपका महासमुंद, महासमुंद का क्षेत्र। ठीक है, अब इसके मैप में देखिएगा, आपको तीन बातें इसके मैप में देखना है। पहला, इसमें कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं, इसका मुख्यालय कहां पर है, ठीक है, और उसके संबंध में क्या क्या जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले देखिएगा, इसका मुख्यालय क्षेत्र जो है आपका, वो है आपका सारंगगढ़। ये मुख्यालय है। अब देखिएगा, नेशनल हाईवे की बात करेंगे, कौन कौन से नेशनल हाईवे है यहां से, तो याद रखिएगा NH 130B, ठीक है, NH 130B जो है आपकी बलौदाबाजार क्षेत्र से आती है और सारंगगढ़ तक जाती है, याद रखिएगा सारंगगढ़ क्षेत्र तक। ठीक है, ये है आपका NH 130B। इसके आगे सारंगगढ़ के आगे अगर आप देखेंगे तो यहां से थोड़ा सा कुछ कुछ दूरी पर आपको देखने को मिलेगा, परंतु एक बात ध्यान रखिएगा कि सारंगगढ़ तक ही NH 130B है। ठीक है, और वही देखिएगा आपके महासमुंद के सरायपाली क्षेत्र से एक रूट आता है, और वो जो है सारंगगढ़ से होते हुए रायगढ़ की तरफ जाता है। ये है आपका NH 153, NH 153। ठीक है, अब देखिएगा कौन कौन सी तहसीलें हैं यहां पर। तो मुख्य रूप से याद रखिएगा, पहला जो तहसील है वो है आपका बिलाईगढ़, भटगांव, सरसीवा। ठीक है, फिर आप पहुंचेंगे कहां पर, सारंगगढ़। सारंगगढ़ के बाद जो है उत्तर की तरफ जाएंगे, याद रखिएगा, तो उत्तर और दक्षिण में दो तहसील और होता है, याद रखिएगा, एक है आपका सरिया और एक है आपका बरमकेला। तो इस प्रकार से जो है 6 तहसील है, याद रखिएगा आपके इस क्षेत्र में। ठीक है, और विकास खंड की बात करेंगे तो विकास खंड के क्षेत्र में याद रखिएगा 3 विकास खंड आते हैं इसके अंतर्गत, और इसमें जो 3 विकास खंड है वो है आपका सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और बरमकेला क्षेत्र। ठीक है, अब देखिएगा मुख्य रूप से इस क्षेत्र में नदियां कौन कौन सी बहती हैं। ठीक है, तो महानदी, उसके बाद लात नदी और एक घोघरा नदी। ठीक है, तो याद रखिएगा घोघरा नदी जो है ना, ये महासमुंद के माफ कीजिएगा, सारंगगढ़ के पास बहने वाली एक नदी है, यानी सारंगगढ़ की जो क्षेत्र है यहां से आपका घोघरा नदी बहता है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन बाकी नदियों की बात करें तो देखिएगा आपका जांजगीर चांपा के पास से एक नदी आती है शक्ति से होते हुए, इस बाउंड्री से बहते हुए, याद रखिएगा ये नदी बहती है, और ये है आपका महानदी। ठीक है, और आपको जानकारी होगा कि ऊपर से, ठीक है, यहां से इस क्षेत्र से नदी जाती है महासमुंद क्षेत्र से, यहां जाके मिलती है, और ये हिस्सा है आपका चंद्रपुर का। चंद्रपुर में नदी का संगम है, कौन कौन सी नदी का, महानदी, लात नदी और मांड नदी। उत्तर से आती है मांड नदी, ये हिस्सा है आपका लात नदी का, और ये जो नदी दिख रही है आपको, ये महानदी का हिस्सा है। ठीक है,
अब देखिएगा इनके बारे में अगर हम कुछ टॉपिक को लेकर चलें तो सबसे पहले याद रखिएगा बेसिक टॉपिक पर बात करेंगे पर्यटन के बारे में, ठीक है। तो पर्यटन में आपको ये कुछ क्षेत्रों को याद रखना है, लेकिन इससे पहले दो टॉपिक अलग से पहले याद कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा जैसे पर्यटन में आपको याद करना है कौन कौन सा हिस्सा। एक अभ्यारण्य या सेंचुरी याद करना है आपको, गोमर्दा अभ्यारण्य या सेंचुरी। एक आपको याद रखना नदी पुल, नदी पुल, ठीक है, रिवर ब्रिज जो है यहां पर। इसी प्रकार जो है इस क्षेत्र में आपको याद रखना है गिरी विलास महल, गिरी विलास पैलेस, ठीक है, गिरी विलास पैलेस याद रखिएगा सारंगढ़ क्षेत्र में, ठीक है। उसी प्रकार है आपका एक गार्डन जिसे कहा जाता है गुरु घासीदास पुष्प वाटिका, गुरु घासीदास पुष्प वाटिका, ठीक है। इसके बाद बिलाईगढ़ क्षेत्र की बात करेंगे याद रखिएगा, तो यहां पर मंदिरों का क्षेत्र है, कुछ मंदिरों के बारे में ध्यान रखेंगे। और अंत में पढ़ेंगे याद रखिएगा पुजारी पाली या पुरातत्व क्षेत्र, पुरातात्विक क्षेत्र, पुरातात्विक क्षेत्र का मतलब होता है आर्कियोलॉजिस्ट प्लेस, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे कौन कौन सा आर्कियोलॉजिस्ट प्लेस आता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले बात करेंगे इस क्षेत्र में आपके गोमर्दा अभ्यारण्य के बारे में, ठीक है। देखिएगा गोमर्दा अभ्यारण्य के बारे में तीन बातें ध्यान रखिएगा। पहला कि छत्तीसगढ़ का अभ्यारण्य जो कि सारंगढ़ क्षेत्र में आता है इसे कहते हैं गोमर्दा सेंचुरी, अभ्यारण्य, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्यों है याद रखिएगा, तो यहां पर एक एनिमल पाया जाता है जिसका नाम है सोन कुत्ता, ठीक है। वाइल्ड डॉग जिसे कहते हैं, तो वाइल्ड डॉग जो है ना यहाँ पर पाया जाता है याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो वाइल्ड डॉग होता है हमेशा ग्रुप में होता है, इसके ग्रुप जो है काफी बड़े होते हैं। मतलब अगर हम पूरे के पूरे जंगल या फॉरेस्ट एरिया की बात कर लें तो उस पूरे फॉरेस्ट में जो है सबसे ज्यादा ग्रुपिंग करने वाला या सबसे बड़ा ग्रुप रखने वाला आपका जो जानवर होता है उसे सोन कुत्ता कहते हैं, ठीक है। तो पूरे छत्तीसगढ़ में इसी अभ्यारण्य में ये केवल पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए जब आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पढ़ेंगे या फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के, तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से सेंचुरी में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे विशेष प्रकार से सांप कहाँ पाए जाते हैं हमारे यहाँ, तेंदुआ कहाँ पाया जाता है हमारे यहाँ, ठीक है, नील गाय कहाँ पाए जाते हैं। तो उसी प्रकार आपको याद रखना है सोन कुत्ता कहाँ पाया जाता है, सारंगढ़ के गोमर्दा अभ्यारण्य या सेंचुरी पाया जाता है केवल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आपके बरम किला के दक्षिण में स्थित है गोमर्दा अभ्यारण्य, ठीक है। पहले रायगढ़ में आता था, अभी वर्तमान में सारंगढ़ में आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा गोमर्दा अभ्यारण्य के बारे में। गोमर्दा अभ्यारण्य जो है इसे बनाया गया था 1975 में, ठीक है, 1975 में इसे बनाया गया, स्थापित किया गया। और इसका जो एरिया है वो है आपका 278 किलोमीटर स्क्वायर पर ये पूरा एरिया आता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा बात करते हैं नदी पुल के बारे में, ठीक है। तो देखिएगा नदी पुल जो है आपका, ये आपको महानदी दिख रही है, ठीक है। तो महानदी का जो क्षेत्र है ये पूरा बाउंड्री के साथ चलता है जांजगीर चांपा और किसके साथ, सारंगढ़ के साथ, ठीक है। ध्यान रखिएगा जांजगीर चांपा क्षेत्र से सारंगढ़ के बीच में, ठीक है, ये एक नदी पुल बनाया गया है। और ये नदी पुल जो है, नदी पुल, ये जो आपको नदी पुल दिख रहा है महानदी में बनाया गया है, ठीक है। इसकी खासियत यह है कि पूरे छत्तीसगढ़ का, ठीक है, सबसे बड़ा नदी पुल है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा या सबसे लंबा नदी पुल है। इसकी लेंथ है 1830 मीटर। कहां से कहां तक, तो पुसौर से सरिया क्षेत्र तक, ठीक है। पुसौर से सरिया क्षेत्र में आपका ये हिस्सा बनता है, याद रखिएगा, पुसौर से सरिया, ठीक है। अब देखिएगा इसके अंतर्गत जो है
आपका पुसोर सरिया क्षेत्र का जो पूरा एरिया आता है, उसमें अगर एरिया की बात करते हैं तो लगभग आपको याद रखना है कि इस क्षेत्र में जो है नदी गांव कहलाता है ये, और इधर बोलते हैं सूरज गांव। पर्टिकुलर जो है काफी लंबा पुल बनाया गया है, लगभग आप देखेंगे तो 2 किलोमीटर का लगभग लेंथ बनता है इसका, लगभग, ठीक है, 1830 मीटर, याद रखिएगा, ठीक है, नदी पुल के अंतर्गत। देखिएगा इसके बाद जो है बात करेंगे गिरिविलास महल के बारे में। तो याद रखिए गिरिविलास महल जो है ये आपके सारंगढ़ का महल है, ठीक है, सारंगढ़ के अंतर्गत ये महल है जिसे कहते हैं गिरिविलास पैलेस। याद रखिएगा इसे बनवाया गया था 1924 में, आज भी आकर्षण का केंद्र है गिरिविलास पैलेस, याद रखिएगा, सारंगढ़ में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा उद्यान की बात करते हैं, गुरु घासीदास, ठीक है। तो उद्यान जो है यहाँ पर गुरु घासीदास उद्यान जो है ये स्थापित किया गया है सारंगढ़ के पास। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो बोला जाता है खाराबंद तालाब, ठीक है, सारंगढ़ में है खाराबंद तालाब, खाराबंद तालाब, सारंगढ़ क्षेत्र, यहीं पर बनाया गया है गुरु घासीदास गार्डन, पुष्प वाटिका, ठीक है। तो गुरु घासीदास पुष्प वाटिका के नाम से याद रखिएगा सारंगढ़ के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा बात करते हैं एक मुख्य क्षेत्र जो है आपका बिलाईगढ़, ठीक है, हम बिलाईगढ़ को देख रहे हैं। देखिएगा तो बिलाईगढ़ क्षेत्र में अगर आप पहुंचेंगे तो याद रखिएगा यहां पर बिलाईगढ़ क्षेत्र में जो है इसे कहते हैं जमींदारों का गढ़, जमींदारों का गढ़ कहलाता है ये बिलाईगढ़। साथ ही साथ याद रखिएगा यहां पर एक मंदिर है समलाई माता मंदिर, समलाई माता मंदिर है, ठीक है। उसके अलावा एक गुफा है, याद रखिएगा, मुनिचुओ, और एक किला है जिसे बिलबी किला कहते हैं, बिलबी किला, ठीक है। तो ये 4 मुख्य बातें याद रखिएगा बिलाईगढ़ के संबंध में, ठीक है। बिलबी किला। इसके बाद देखिएगा आप पहुंचते हैं पुरातात्विक क्षेत्र में। तो पुरातात्विक क्षेत्र में जो है आपका पूरा पुजारी पाली का नाम आता है, ठीक है। पुजारी पाली जो है याद रखिएगा आपका जो ये क्षेत्र है पुजारी पाली, उसके अंतर्गत सारंगढ़ के उत्तर क्षेत्र में, सारंगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में ये स्थित है पुजारी पाली क्षेत्र। पुजारी पाली, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है तो याद रखिएगा पुजारी पाली जो क्षेत्र है ये पुरातात्विक क्षेत्र भी है, और साथ ही साथ याद रखिएगा इसके संबंध में कई बातें आती हैं, ठीक है। जैसे इसका जो नाम है, ठीक है, वो है आपका शशिनगर, यानी प्राचीन नाम क्या है इसका, शशिनगर क्षेत्र, शशिनगर क्षेत्र, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा यहां पर एक मंदिर है, ठीक है, जिसे कहते हैं केवटीन देउल मंदिर, ठीक है, केवटीन देउल मंदिर 7वीं से 8वीं शताब्दी के समय ये बनाया गया मंदिर है, याद रखिएगा, और लाल ईंटों से बना हुआ मंदिर है, ठीक है, लाल ईंटों से बना हुआ मंदिर। पुजारी पाली में याद रखिएगा। और ये शिव जी का मंदिर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, शिव जी का मंदिर। इसके बाद देखिएगा आप पहुंचते हैं बारगांव, ठीक है। तो बारगांव जैसे ही पहुंचते हैं याद रखिएगा बारगांव और देवगांव एक जगह है, यहां पर याद रखिएगा मौर्य कालीन सिक्के प्राप्त हुए, ठीक है। मौर्य काल के जो है, मौर्य के समय के जो है यहां पर सिक्के मिले हैं, ठीक है, मौर्य कालीन सिक्के। कहां से, बारगांव से, ठीक है, बारगांव क्षेत्र से, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा ये सारंगढ़ क्षेत्र, और सारंगढ़ में एक जगह है सालर,
सालर, और यहीं पर है आपका अलेक्जेंडर इलियट का कब्र या समाधि। अलेक्जेंडर इलियट का समाधि याद रखिएगा सालर गांव में। ठीक है, मैंने बताया था इसके बारे में, अलेक्जेंडर इलियट के बारे में। ठीक है, अब देखिएगा इसी के पास जो है आप पहुंचेंगे टीमर लगा, ये जगह है आपका टीमर लगा क्षेत्र। ठीक है, टीमर लगा ध्यान रखिएगा, यहीं पर है आपका एक मंदिर, नाथल दाई मंदिर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो शक्ति क्षेत्र है, ठीक है, ये बना आपके जांजगीर चांपा से। तो इससे पहले जो जांजगीर चांपा क्षेत्र था, इस पर जिस मंदिर का अधिकार क्षेत्र था वो चंद्रहासनी मंदिर है। ठीक है, तो चंद्रहासनी मंदिर जो है शक्ति के पास चला गया जब जांजगीर चांपा से अलग हुआ वो। ठीक है, लेकिन जो महानदी के मध्य क्षेत्र में स्थित नाथलदाई मंदिर है वो टीमर लगा किसको दिया गया है, सारंगगढ़ क्षेत्र को। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है महानदी का ये क्षेत्र जो है आपका, ये जो हिस्सा है याद रखिएगा इसे कहते हैं टीमर लगा क्षेत्र, और ये हिस्सा मिला है इसको नाथलदाई मंदिर के क्षेत्र में सारंगगढ़ को मिला है। तो नाथल आपका सारंगगढ़ क्षेत्र में आता है नाथलदाई मंदिर, याद रखिएगा टीमर लगा क्षेत्र। ठीक है, नाम याद रखिएगा टीमर लगा, और यहां पर मंदिर है नाथलदाई मंदिर। ठीक है, सारंगगढ़ में। इसी के बाद देखिएगा अंतिम बिंदु में यहां पर है आपका हरदी हवाई पट्टी। ठीक है, एक पुराना हवाई पट्टी है याद रखिएगा जिसे कहते हैं हरदी हवाई पट्टी, एयर स्ट्रिप। ये पट्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है जो बमबार्डिंग कराई जाती थी, सारे विमान यहीं से रिलोड होते थे याद रखिएगा। ठीक है, मतलब सारंगगढ़ क्षेत्र में ये जो हरदी हवाई पट्टी है या फिर जो एयर स्ट्रिप है, यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है इसका यूज होता था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हो रहा था। चलिए, तो ये याद रखिएगा हरदी हवाई पट्टी जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है इसका यूज किया गया था बमबार्डिंग जैसे एरोप्लेन के लिए। ठीक है, सातवाहन काल का समय था, जो सातवाहन काल का जैसे पुरातात्विक क्षेत्र मैंने बताया यहाँ पर कि काफी पुरातात्विक क्षेत्र है। ठीक है, तो याद रखिएगा मौर्यकालीन सिक्के मिले यहाँ पर। उसी प्रकार याद रखिएगा सातवाहन के समय, सातवाहन कालीन एक बौद्ध भिक्षु है याद रखिएगा नागार्जुन, नागार्जुन। ठीक है, इसके बारे में यह कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षु नागार्जुन का जो आश्रम था सिरपुर वाला, ठीक है, सिरपुर में था, वो महासमुंद में आता है याद रखिएगा। वैसे ही कलाकृति जो है सारंगगढ़ से 5 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, सारंगगढ़ से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये जे क्षेत्र है सिरोली डोंगरी। ठीक है, इसको बोलते हैं सिरोली डोंगरी, सारंगगढ़ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास जगह जिस हिसाब से हम उसकी तरफ से थोड़ा मैनेज करेंगे। ठीक है, नाम है सिरोली डोंगरी। ठीक है, सिरोली डोंगरी याद रखिएगा। यहां पर सातवाहन कालीन नागार्जुन के, ठीक है, वैसे ही यानी सेम टू सेम अवशेष मिले हैं याद रखिएगा, यानी उनके पैर के चिन्ह मिले ऐसा कहा जाता है। तो क्योंकि जो पूरा बौद्ध धर्म है ना वो ज्यादातर फेमस था कहां पर, सिरपुर में, और ये महासमुंद है और इसी के दक्षिण में आपका सिरपुर आता है। तो ऐसा माना जाता है कि जैसा वहां पर जो आकृति है, जैसा वो दिखता है, वैसे ही आपको कहां पर दिखता है, सिरोली डोंगरी में दिखता है, इसलिए उससे कॉन्टेक्ट किया जाता है, कनेक्ट माना जाता है इसको। ठीक है, सिरोली डोंगरी का नाम याद रखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा कि यहां पर जो है एक मंदिर है। ठीक है, इस मंदिर का नाम याद रखिएगा कौशलेश्वरी मंदिर। ठीक है, कहां पर है ये, कौसीर नामक जगह पर है याद रखिएगा कौशलेश्वरी मंदिर। ठीक है, सारंगगढ़ के अंतर्गत आता है याद रखिएगा। और यहां पर कहा जाता है कि जो ये मंदिर है कौशलेश्वरी मंदिर जो है, ठीक है, इसका जो संबंध है कलचुरी मराठाओं से है। ठीक है, कलचुरी और मराठाओं से। कलचुरी और मराठाओं से संबंधित है कौशलेश्वरी मंदिर। ठीक है, एक अंतिम बिंदु में यहां पर एक खेल भाटा नामक स्थान है याद रखिएगा, खेल भाटा। और खेल भाटा जो है ना, ये माना जाता है कि इस क्षेत्र में खेल भाटा जो नामक क्षेत्र है, ठीक है, ये अंग्रेजों के समय का, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ गोल्फ कोर्स था। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ गोल्फ कोर्स। ठीक है, तो गोल्फ कोर्स तो आप सभी जानते हैं, गोल्फ कोर्स जो एक खेल होता है ना, जिसे हम अमीरों का खेल कहते हैं। तो कहा जाता है कि खेल भाटा में जो है सबसे बेस्ट गोल्फ कोर्स बनाया गया था, इस समय में अंग्रेजों के समय बनाया गया था, और इस समय अंग्रेज यहाँ गेम खेलने आते थे। ठीक है, जिसका नाम है खेल भाटा।
ठीक है, खेलबाटा। और इसके बाद याद रखिएगा आप, जैसे सतनाम पंथ के संस्थापक बाबा गुरु घासीदास के संबंध में, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ज्ञान की जो प्राप्ति प्राप्त की थी, ठीक है, जैसे देखिए उनके संबंध में जो जानकारी मिलती है बलौदा बाजार से संबंधित है पूरी तरीके से, ठीक है, क्योंकि इस क्षेत्र में ही आपका गिधौरी नामक क्षेत्र है, याद रखिएगा गिधौरी। तो याद रखिएगा ऐसा कहा जाता है कि जो सतनाम पंथ के संस्थापक हैं, ठीक है, उनके ज्ञान का जो पूरा संस्थापन है या ज्ञान जिसे वहां उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी वो इसी सारंगगढ़ क्षेत्र से संबंधित है, याद रखिएगा। यानी ऐसा माना जाता है कि गुरु घासीदास के लिए सारंगगढ़ क्षेत्र जो है एक महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्ति क्षेत्र था, ठीक है, सारंगगढ़ क्षेत्र जो है एक मुख्य रूप से ज्ञान प्राप्ति क्षेत्र कहा जाता है। साथ ही साथ याद रखिएगा यहीं पर जो है इन्होंने मनखे मनखे एक समान जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया था, ठीक है, मनखे मनखे एक समान संदेश वहां की भूमि कहलाती है, ठीक है। और अंतिम बिंदु में याद रखिएगा इसके अंतर्गत विजयदशमी के दिन जो है त्योहार जो मनाया जाता है, यहां पर त्योहार कौन से दिन पर, विजयदशमी, दशहरा, विजयदशमी के दिन जो त्योहार मनाया जाता है, याद रखिएगा इसे बोलते हैं गढ़ विच्छेदन, ये त्योहार का नाम है, याद रखिएगा। और ये परंपरा है गढ़ विच्छेदन, ठीक है, छोटी छोटी कीलें बनाई जाती हैं और उनके ऊपर चढ़ा जाता है, ठीक है, जो सबसे पहले तेज दौड़ कर चढ़ जाता है वो प्राइज प्राप्त करता है, याद रखिएगा, ठीक है, इसे बोलते हैं गढ़ विच्छेदन परंपरा, ठीक है, विजयदशमी के दिन मनाया जाता है ये। ठीक है, मतलब जब ये परंपरा होती है ना तो 10,000 से लेकर 20,000 लोग जो है इस पूरे स्थल पे मौजूद होते हैं और ये पूरी परंपरा को मनाते हैं, ठीक है, तो ये अंतिम तौर पर याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें, याद रखिएगा यहाँ के सामाजिक क्षेत्र में, तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो है आपको जो जनजाति मिलेगी, ठीक है, मुख्य रूप से जो है दो जनजातियां मिलती हैं, एक है सौरा जनजाति जो है यहाँ पर, जनजाति एक सवरा और दूसरे गोंड जनजाति जो है मुख्य रूप से निवास करती है इस क्षेत्र में, ठीक है। तो याद रखिएगा ये था आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला और इसके संबंध में आपने बहुत सारी बातें जो है फोकस किया है, बस आप एक एक करके थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि चीजों को कैसे याद रखना है इस क्षेत्र के लिए, ठीक है। चलिए